भारत फुल बंद कर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिफ्थ के तीन चैप्टर्स हमने कर लिए थे, सही है। आज चौथे चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। अब देखें, मैंने पहले भी कहा था जैसे ही बायो के चैप्टर खत्म होते हैं आगे फिजिक्स शुरू होती है। केमिस्ट्री क्योंकि अभी नहीं आई, केमिस्ट्री आगे सिक्स क्लास सेवन से शुरू होगी। तो ये बहुत आसान चैप्टर शुरू हो जाते हैं, सही है। पहले दो तीन चैप्टर हर एक बुक आपने फोर्थ में भी देखा होगा, फिफ्थ में आगे सिक्स में भी देखेंगे, वो थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन यहाँ से आगे चीजें बहुत आसान होने शुरू हो जाती है। देखें अब इस चैप्टर में क्या कुछ है, ये यहाँ से आपको सारा आइडिया हो जाता है। पोल्यूशन और उसकी टाइप्स बता रहा है, फिर उसके बाद मेन काजेज ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कैसे होती है, हवा की आलूदगी, जमीन की, लैंड की, सही है। तो इस तरह की। अच्छा, फिर ये क्या है, हम बहुत पढ़ते आए हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो होता है ग्लोबल वार्मिंग, ये किस वजह से हो रही है, सही है। तो ये सारी जो है तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखना है। पोल्यूशन की डिफिनेशन तो खैर बहुत आसान है, ये देने में नहीं लगा, सही है। लेकिन इसमें पोल्यूशन की डिफिनेशन अगर आप करें तो एनी हार्मफुल चेंज, सही है। कोई भी ऐसी चेंज, तब्दीली माहौल में जो नुकसानदेह है, सही है। पोल्यूशन जो है आलूदगी नुकसानदेह, एनी हार्मफुल चेंज, आसान सी डिफिनेशन है। और दूसरा, पोल्यूटेंट किसको कहते हैं? पोल्यूशन से निकले पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट उस चीज को कहते हैं जो पोल्यूशन काज कर रही है। अगर कचरा है, गार्बेज है, तो वो पोल्यूटेंट है, सही है। ये आपने पोल्यूटेंट का लफ्ज याद रखने, यानी जो गंदगी काज कर रही है, सही है। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये लिखा हुआ है पोल्यूटेंट का, द सब्सटेंस दैट काज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ये आपने, अच्छा, फिर आगे मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो सकती है, आप अपने इर्द गिर्द पहले नजर दोहराएं। साइंस की हर चीज को आप कोशिश करें प्रैक्टिकली देखने की कोशिश किया करें अपने इर्द गिर्द, तो इस तरह चीजें आपको आसानी से याद रहेंगी। देखिए, ज्यादा से ज्यादा या हवा की आलूदगी होती है, या पानी की होती है, या जमीन की आलूदगी होती है। अब इन तीनों का फर्क भी बताएगा, बहुत आसान है। हवा की आलूदगी वो होती है जो इंडस्ट्रीज, सनतों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं होता है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ये निकलती है, सही है। ये याद रखने, आगे भी इसके बारे में चीजें आती रहेंगी। ये गैस जो है निकलती है, ये पोल्यूशन, ये हवा को गंदा करती है या आलूदा करती है, सही है। सबसे मेन एयर पोल्यूशन की वजह ये है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है, निकल रही है। अच्छा, इसके बाद जो है और क्या चीजें हैं, फिर ये आग वगैरह जो लग जाती है, आपने देखा होगा जंगलों में, सही है। ये भी धुआं भी जो है वो आलूदगी पैदा करता है। बस ये एयर पोल्यूशन के वाले से बहुत आसान चीजें, ये देखें आग लगी हुई है, दूसरे उसमें देखें इंडस्ट्री है, उसमें से धुआं निकल रहा है। फिर हाँ, ये गाड़ियों की स्मोक, ये जो गाड़ियां धुआं खारिज करती हैं, ये धुआं जो भी है सारा, ये जाहिर बात है हवा में जाते हैं, एयर पोल्यूशन बनाते हैं। वाटर पोल्यूशन भी बहुत आसान है। ये देखें गंदा पानी, सेवरेज का जो पानी है, नालों का गंदा, ये जो जाता है आगे दरियाओं तक जाता है, ये सारा गंदा करता है, सही है। इसमें देखें ये वेस्ट है, फिर सेवरेज का पानी होता है फैक्ट्रियों से जो पानी। अच्छा, ये देखें इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये ऐसी चीजें जो पानी में मिल के या जाती हैं, या फिर गंदा पानी खुद होता है, तो वो वाटर पोल्यूशन बनाते हैं। ये देखें, उसके अलावा क्या है, ऑयल, ऑयल लीक होता है टैंकरों से। ये बड़े बड़े टैंकर होते हैं पेट्रोलियम, ये देखें, ये सारा यानी पानी की आलूदगी ये चीजें बनाती हैं। जमीन की बहुत आसान है। जमीन की देखें ये डायग्राम की, गार्बेज, गार्बेज कचरे को कहते हैं। पूरा करिए तो आपको हर जगह मिल जाएगा, पाकिस्तान में खास तौर पे। ये लैंड पोल्यूशन करते हैं, सही है। गार्बेज का पूछे तो लैंड पोल्यूशन करते हैं, जमीनी आलूदगी फैलाते हैं, सही है। इसके अलावा और चीजें भी हैं, साग तौर पे। फिर दोबारा वही आ गया, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, सही है। ये जो खाद वगैरह और इसमें केमिकल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सही है, केमिकल्स होते हैं, ये भी जमीनी आलूदगी करते हैं, सही है। और ये कब करते हैं? जब जमीन के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देखें, फिर जहरीला मादा होते हैं इनमें, एग्रीकल्चर, ये जो हम खाद वगैरह जमीनों में डालते हैं, सही है, इनमें जहरीला मादा होता है ये, इसलिए उसके ऊपर लिखा भी होता है कि खाने से इसका बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, फिर देखें, ये बहुत आसान टेबल है, ये आपने खुद करना है। मैंने आपको कल बताया है, लाजमी रजिस्टर पेन पेंसिल रखा करें। अब ये देखें, कह रहे कि एक चीज पीछे दे रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि कौन सी पोल्यूशन में आता है। मिसाल तौर पे कटिंग ऑफ ट्रीज, दरख्त काटना कौन सी पोल्यूशन बनाता है? एक चीज उसने खुद दी हुई है, दरख्त की कटाई, मैंने बताया आपको, एयर पोल्यूशन भी बनाता है। यानी जब दरख्त कटेगा तो हवा भी मुतासर होगी। हमने पढ़ा था कि दरख्त जो होते हैं वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं जो हमारे लिए करामत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में पीछे पड़ के आए हैं हम, जो गैस फैक्ट्रियों से निकलती है, हवाई आलूदगी बनाती है,
दरख्त उसको जज्ब करते हैं। देखें दरख्तों का तभी फायदे है, अच्छी गैस हमें देते हैं ऑक्सीजन, और जो खराब गैस है वो जज्ब करते हैं। तो एयर पोल्यूशन भी होता है इससे। लैंड जमीनी आलूदगी भी होती है, दरख्त जमीन पे होते हैं, वो जब कटेंगे तो जमीन, आप देखोगा वो स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, जमीन भी खराब होती है उससे। वाटर, अलबत्ता वाटर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसको नो किए हुए। इसके बाद जितनी चीजें हैं देखें, पानी वाली मिसाल के तौर पे पूछ रहे हैं कि गंदा पानी, पानी वाली पोल्यूशन में तो आएगा, ये यस हो जाएगा, सही है। इसके अलावा लैंड पोल्यूशन में भी आता है, ये पानी ज्यादा पता है दरियाओं में जाता है जब ऐसी चीजों में, तो लैंड वो भी जमीनी आलूदगी बनाते हैं। अलबत्ता एयर पोल्यूशन इसमें आप कहें कि नहीं हो सकती। इस तरह गार्बेज पीछे हम पढ़ के आ गए हैं, लैंड पोल्यूशन भी बनाते हैं। फिर ये पानी में भी कूड़ा करकट चला जाता है, सही है। इस तरह आप ये जितनी भी चीजें आसान आसान है, स्मोक फैक्ट्रियों से निकलता है, एयर पोल्यूशन बनाता है, सही है। अलबत्ता वाटर और ये दूसरा जो लैंड पोल्यूशन है, लाजमी नहीं है इसमें स्मोक का वो रोल हो। इस तरह जब प्लास्टिक जलाते हैं या पूरा करकट, तो ये एयर पोल्यूशन भी है, धुआं वहां में जाता है, और लैंड पोल्यूशन भी है, सही है। तो ये बहुत आसान आसान चीजें हैं, सही है। तो ये आपने खुद को करने की कोशिश करनी है, मुझे फिर आपने ग्रुप में भेजने हैं, मैं देखूंगा किसने कितना किया है, सही है, ठीक कितना किया है। इसमें से एक आध एमसीक्यूज लाजमी आ सकते हैं। फिर आगे पूछ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या नुकसान हैं, पीछे हम पढ़ के आ गए हैं। वाटर पोल्यूशन के नुकसान क्या हैं, लैंड पोल्यूशन के, ये भी कोशिश करें खुद से आप, और कुछ नहीं तो जुबानी लाजमी समझने की कोशिश करें, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फ्यूल के बर्न होने से निकलती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी, ये आगे तक आती रहेगी। आपसे पूछे कौन सी गैस खारिज होती है जब हम फ्यूल जलाते हैं या फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, गाड़ियों से भी निकलती है, सही है। इसीलिए हम कहते हैं ये गैस जो है वो पौधे जज्ब कर लेते हैं, प्लांट को ये जरूरत होती है, सही है। इंसान खारिज करता है इसको, प्लांट की जरूरत होती है, ये फैक्ट्रियों से भी निकलती है और इन चीजों से, इसलिए कहते हैं पौधे उगाएं तो ये गैस जो है वो जज्ब कर लेती है, फिर माहौल हमारा अच्छा हो जाता है, सही है। इसके अलावा जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, हाँ ये देखें ऊपर, ऊपर आपका जो टेबल उसने दिया उसका जवाब भी आप दे दिए इसने नीचे, कि देखें पीछे वो पूछ रहा था ना कि पॉइजनस सब्सटेंस जो फैक्ट्रियों से निकलता है कौन सी पोल्यूशन काज करते हैं, तो वो कहते हैं पानी की और लैंड की। इसी तरह तीसरी चीज उसने पूछी थी आपसे, सबका जवाब दे रहे हैं आप देखें। पोल्यूटेंट गैस प्रेजेंट है, स्मोक, कौन सी, अच्छा ये जो गैसेस होती हैं इनका क्या नुकसान होते हैं, इससे फेफड़ों की बीमारी होती है, एलर्जी हो सकती है, सही है। अच्छा, ये एसिड रेन क्या होती है, ये आपने समझना है। एसिड रेन ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। एसिड रेन कैसे बनती है, एसिड रेन तब बनती है जब वो धुआं जो होता है फैक्ट्रियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये लिखा हुआ है चिमनी और फैक्ट्री से स्मोक, ये जब बारिश के पानी में मिलता है। एसिड रेन का मतलब है इसमें, यानी बारिश वाला पानी जो है वो आप कह लें कि खराब हो जाता है, वरना वो पानी तो साफ होता है, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती चीज है। लेकिन जब ये स्मोक मिल जाती है किससे, बारिश के पानी से, तो वो क्या बनाती है, एसिड रेन, ये आपने याद रखना है, सही है। और ये सिर्फ कहते हैं कि इंसानों को ही नहीं बल्कि ये बिल्डिंग्स, वही पानी जब बिल्डिंग्स के ऊपर ऊपर से तेजाब बन के आ जाता है तो बिल्डिंग्स भी खराब करते हैं, सही है, दरख्तों को भी खराब करते हैं, फिर इंसान और ये चीजें तो उससे मुतासर होती हैं, फिर जो नदी नालों में जाते हैं उनको भी खराब करते हैं, सही है, ये इसके नुकसान है एसिड रेन के, सही है। फिर इसके अलावा इस चैप्टर में जो है ना एक और चीज है जिसको हम स्मॉग कहते हैं। ये देखें, ये स्मॉग ये क्या चीज होती है, ये पिछली बार एसएसटी के पेपर में पूछा हुआ था उसने, स्मॉग। स्मॉग जिस तरह हमने पढ़ा है ना, स्मोक और एसिड, स्मोक और रेन मिलती है बारिश का पानी तो एसिड रेन बनाती है। इसी तरह स्मोक, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जो गंदा धुआं है वो किससे मिलते हैं, फॉग, फॉग भी आपने सुना होगा, FOG, धुंध को कहते हैं, सही है। धुंध जब होगी और ये धुआं धुंध से मिलेगा तो स्मोक बना लेगा, स्मोक का लफ्ज निकली देखें, SM उसने स्मोक से लिया हुआ है, और OG उसने फोक से लिए हुए, दोनों लफ्जों को मिला के स्मोक प्लस फोक को मिला के क्या बना दिए, स्मोक। ये आया हुआ था पिछली बार SST में, ये आपने याद रखना है लाजमी। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको बहुत सादा लफ्जों में समझा देता हूँ, आप पढ़ते आ रहे होंगे, बड़ी क्लासों में भी हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे पास उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र इसमें दोबारा आ जाएगा, ये देखें उसने समझाने के लिए इसको ग्रीन हाउस का नाम दिया है, ग्रीन हाउस, सही है, ग्रीन हाउस ही उसने बनाया हुआ हुआ है, सही है।
हमारी जो जमीन है उसको उसने ग्रीन हाउस से मुशाबियत दी है, यानी कि हमारी जमीन भी घर है, सही है। वो कहते हैं ये एक घर है, ये देखें घर बना हुआ है, इसके ऊपर ये शीशे हैं, सही है, विंडोज लगी हुई हैं। अब वो कहते हैं कि मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ट्रांसपेरेंट मटीरियल वो होते हैं जिससे रोशनी आराम से अंदर आ सकती है, सही है, हीट या रोशनी, सही है। कहते हैं कि एक घर है जो ट्रांसपेरेंट मटीरियल से बना हुआ है, शीशों से बना हुआ है, ये देखें ये घर है, इसकी बात करें। कहते हैं कि लोगों ने उसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए हुए हैं, सही है। कहते हैं लेकिन ये घर जो है वो ये हर टाइम ही गर्म रहता है, हत्ता के सर्दियों में भी, विंटर्स में भी गर्म रहते हैं। उसकी वजह क्या है? कहते हैं कि इसके अंदर जो रोशनी आती है इस घर में, या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना इसके अंदर लगा हुआ, यहाँ से रोशनी जो आती है वो अंदर तो आ जाती है ग्लास से अंदर, और हीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती। दिस हीट कैन नॉट गो आउट ऑफ द ग्लास, सही है, आ जाती है बाहर नहीं निकलती, और हमेशा उसका दर्जा हरारत ज्यादा होता जा रहा है। इसी तरह देखें, ये हमारी अर्थ की मिसाल दे के समझा रहे हैं कि अर्थ का दर्जा हरारत ज्यादा क्यों होता जा रहा है, हीट, वो हीट जो है वो हर साल क्यों बढ़ती जा रही है, वो इस वजह से बढ़ती जा रही है, उसकी रीजन अभी बताएगा कि रीजन उसकी ये है। पीछे हम पढ़ के भी आ गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है खराब गैस होती है, सही है, गाड़ियों से निकलती है, इंडस्ट्री से निकलती है। तो कहते हैं कि ये इन गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ये याद रखने, कार्बन डाइऑक्साइड और ये कहते हैं कि ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें, ये जो गैसें हैं ये सूरज की जो तपिश है, ये रोशनी है, वो अर्थ तक आ तो जाती है, लेकिन ये उसको वापस नहीं होने देती, सही है। आप कह लेंगे ये माहौल, ये ऊपर एटमोसफेयर में तय बना लेती हैं, कुछ भी उनको रोक के रखती हैं। जिस तरह ओजोन के वाले से आपने पढ़ा था कि ये कुछ ऐसी गैसें भी हैं जो ओजोन की तय को भी खराब कर रही हैं। तो ये हवा में जाती हैं, जाहिर बात है, धुआं हवा में जाता है वापस तो नहीं आता, ऊपर हवा में फिर अपना वो नुकसान पैदा करता है, सही है। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, दर्जा हरारत हर साल बढ़ना, सही है, ये ये गैसें हैं उसकी वजह कह रहे हैं, सही है। और ये पूरा जो फिनोमेना है ये ग्रीन हाउस फिनोमेना उसने इसको नाम दिया, जिससे हमारे अर्थ का, आपने देखा होगा हर साल दर्जा हरारत मजीद बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सही है। और ये गैसें कैसे पैदा होती हैं? देखें, फॉसिल फ्यूल, वही बात आ गई, जब ये फ्यूल हम जलाते हैं ये गैसें टेम्परेचर हर बार इंक्रीज कर रही हैं, सही है। ये देखें, या फिर आपने देखा होगा मौसम, बाज़ अवत सर्दियों में गर्मी हो जाती है, गर्मियों में सर्दी हो जाती है, सही है। बारिशें हों तो गर्मियों में शुरू हो जाती हैं। आपने आखिरी 2-4 साल से भी लाजमी नोट किया होगा कि मौसम बड़ा अजीब सी सूरत हाल हो गई है, वो उसकी वजह यही ग्रीन हाउस इफेक्ट। और आप आगे हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, वार्म का लफ्ज होता है गर्म से निकला हुआ, सही है। ग्लोबल हमारा पूरा ये ग्लोब है जो जमीन है, सही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कोई मतलब होगा कि जमीन का दर्जा हरारत जो बढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ही चीज है, सही है, एक ही दूसरे की वजह है, सही है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सही है। तो ये दो चीजें अब आपने नहीं भूलनी, मैंने बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है, सही है। और वजह उसकी ये खराब गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड खासतौर पर, ये आगे आती रहेगी, सही है। अच्छा, अब ये क्या चीज है, अगली चीज इंपॉर्टेंट इस चैप्टर चैप्टर में, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल, बहुत आसान है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं जो तल्फ हो जाए, हम अपनी सादा जुबान में कहते हैं जो तल्फ या जाया हो जाए। यानी कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज है, ये यानी कि जिस तरह चमड़े का बैग है, सही है, ये इस तरह की चीजें इसीलिए कहते हैं कि आप हमेशा इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल ना करें, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ अभी, ये बता रहे हैं, सही है। ये देखें, ये वुड है या इस तरह की चीजें हैं, पानी है, ये सारी बायोडिग्रेडेबल है, ये जमीन में जाके जज्ब हो जाती हैं। जो जल्दी जज्ब ना हो सके, वो छोटे छोटे माहौल का असर होता है, आस्ता आस्ता जमीन, जेर जमीन वो है वो जाया हो जाती है, तल्फ हो जाती हैं, सही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको आप जला दें, उसको आप जमीन में गाड़ के उसके ऊपर मनो मिट्टी भी डाल दें, वो कभी भी तल्फ नहीं होंगी, वो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसमें प्लास्टिक भी आती है। इसीलिए कहते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल पे बिल्कुल खत्म कर दें, ये बहुत खराब चीज है, ये कभी जिंदगी जाया नहीं होती, सही है। इसको आप जला भी दें, कुछ भी कर लें, ये हमेशा कचरे की सूरत में या दरियाओं में जाएगी, वहां पे आलूदगी पैदा करेगी, या जमीन पे, सही है। इसलिए देखें, अब आगे मजीद आप समझ जाएंगे, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी तल्फ हो जाती हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये देखें बायोडिग्रेडेबल ये हैं। वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, हम खाते हैं, उनके बीज फेंक देते हैं, वो जमीन में चले जाते हैं,
उससे कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही होते हैं, कोई नया दरख्त भी उससे आ जाते हैं। गोश्त हम फेंकते हैं वो भी जमीन का ऐसा बन जाता है, सही है। पेपर है, अगर पेपर जो है हम उसको फेंकते हैं, वो बारिश होगी उसके ऊपर, सूरज पड़ेगा, छोटे छोटे जरों में तकसीम होकर जमीन का ऐसा बन जाएगा। ये जो चीजें हैं, ये खतरनाक हैं, ये नॉन बायो। पॉलीथीन बैग, इसके खिलाफ आजकल बहुत बात होती रहती है, इनको खत्म करें, इन पे पाबंदी हुकूमत भी लगाती है, बाहर के मुल्कों में इन पे पाबंदी भी है, क्योंकि ये जो है ना पूरी जिंदगी के लिए मसला है। ये प्लास्टिक की बोतलें हैं, या फिर कहते हैं प्लास्टिक की बोतलों से भी परहेज करें। एक तो ये जाया नहीं होती, दूसरा ये खतरनाक है वैसे भी। गर्म पानी इसमें डालते हैं, इसके इनके अंदर केमिकल होते हैं जो पानी से मिलते हैं, आपके अंदर जाते हैं, फिर उससे मसाइल होते हैं। या फिर ये जो कंप्यूटर जो बना होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो चीजें होती हैं, इसमें प्लास्टिक भी इस्तेमाल होती है, वो चीजें भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे एमसीक्यूज ला सकते हैं। इसका पूछ ले मिसाल के तौर पे, तो आप ये ना कहेंगे ये प्लास्टिक तो नहीं है तो ये बायोडिग्रेडेबल होगा, ये भी नॉन बायो ऐसे ही है। ये ऊपर कुदरती चीजें हैं सारी। ये दो खासतौर पे खाने पीने की हैं। पेपर, पेपर का भी इतना मसला नहीं है, पेपर जो है वो आराम से जाया हो जाता है। अब कहते हैं कि इन इन चीजों से कैसे बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें जो हैं, प्लास्टिक खासतौर पर उसकी मिसाल है, इससे हम कैसे पीछे छुड़ा सकते हैं। उसने चार चीजें बताई हैं, चार असूल बताए हैं इनसे पीछे छुड़ाने के, प्रिंसिपल ऑफ 4 R उसने कहा है, क्योंकि चारों आर से बनते हैं। पहली चीज कहते हैं कि रिफ्यूज करें, इनकार करें, इसका इसको इस्तेमाल ही ना करें। दूसरा कहते हैं कि इसको रिड्यूस करें, अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो रिड्यूस का मतलब है कम, बहुत कम करते हैं इसको। तीसरा कहते हैं रीयूज, अगर छोड़ भी नहीं सकते, कम भी नहीं सकते, तो उसको इस्तेमाल में लाएं, फेंके ना फिर, उसको इस्तेमाल में लाएं। प्लास्टिक की बोतलें घर में है तो उसको फेंके ना, उसको फिर इस्तेमाल ही करते हुए, सही है। और चौथा ये है कि अगर फेंक भी देते हैं तो उसको फिर रिसाइकिल लाजमी करें। जिस तरह आपने देखा होगा प्लास्टिक की बोतलें, ये बच्चे होते हैं वो चुनते रहते हैं, क्योंकि ये बिकती हैं, रिसाइकिल होकर दोबारा बन जाती हैं, तो चलें, इससे भी नुकसान इतना नहीं है। तो बहरहाल देखें, ये चैप्टर इसमें आसान सन चीजें थी, मैंने आपको सारी बता दी हैं। आगे हम, ये जब आप यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, हमने इसमें जो है हर चीज जो है वो कवर करके आए हैं, सही है। पिछली क्लास में भी हमने कुछ चीजें की थी, कौन सी बीमारी किस वजह से फैलती है, सही है। और फिर देखें, ये जब आप पीछे करके आएंगे सारा, अब ये कहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, तो जाहिर बात है हम पढ़ के आए हैं अभी, जो ये चीजें जलने वाली होती हैं, बर्निंग होती हैं, सही है, जो बनने वाली चीजें होती हैं, बाकी रीयूज हो जाए, रिसाइकल हो जाए, इतना मसला नहीं है। फिर कहते हैं कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस खतरनाक गैस है, मैंने आपको बताया है, जो मसला करती हैं, जिसमें हम ये भी कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ के आए हैं। ये दो गैसें हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन आपको पता है अच्छी गैस है, ये ग्रीन हाउस नहीं हो सकती, ये आपको देख के पता लग जाएगा। फिर कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन है, कौन सी चीज नहीं खत्म होती, मैंने आपको भी बताए हैं। ये पॉलीथीन बैग था, उसमें पेपर भी खत्म हो जाते हैं, ये चीजें भी, प्लांट्स और ये, सही है। फिर ऊपर जो है जर्म्स प्रेजेंट इन इट काज टाइफाइड, सही है। किस चीज में जर्म्स हो तो वो टाइफाइड बनाते हैं, मैंने आपको बताया था टाइफाइड ऐसी चीज है जो पानी से या खुराक से लगती है, सही है। एयर पोल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, ये डायरिया एयर से तो नहीं होती, ये खाने से होता है। टाइफाइड भी एयर पोल्यूशन से नहीं होता, इसमें जो है वो लंग्स कैंसर है, फेफड़ों की बीमारी होती है हवा से। तो बहरहाल ये बहुत आसान है, जब आप चीजें समझ लेंगे आप खुद कर लेंगे ये सारा, सही है। अच्छा, फिर भी आपसे नहीं हो जाता तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको करा दूंगा, सही है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर। फिजिकल और केमिकल चेंज का क्या मतलब है। फिजिकल चेंज का मतलब है, मैटर हम पीछे पढ़ आए हैं, मादा, जिसमें सॉलिड भी हो सकता है, ठोस चीज, लिक्विड पानी की शक्ल में, और गैस की शक्ल में, तीन हो सकते हैं। उनके अंदर आप कह रहे हैं फिजिकल चेंज कैसे आ सकती है। फिजिकल चेंज याद रखें, फिजिकल सामने वाली चीज को कहते हैं, ऊपर जो नजर आ रही होती है, सही है। जिस तरह फिजिकल क्लासेस हम कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि फेस टू फेस, सामने सामने की चीज, सही है। और केमिकल वो होता है जिसमें केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है, सही है। वो इसका फर्क बहुत आसान है, आप समझ लेंगे। अब मैटर मादे के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे आ सकती हैं, वो इस चैप्टर में समझाएगा, ये भी बहुत आसान है, सही है। ये अगले चैप्टर में भी ये चीजें आती रहेंगी। फिजिकल चेंजेस, हम कहते हैं हम अपनी जिंदगी में फिजिकल चेंजेस कौन सी देखते हैं इर्द गिर्द, बहुत आसान है, सही है। फिजिकल चेंज अभी मैं आपको बताता हूँ, तीनों स्टेट्स के अंदर कैसे फिजिकल चेंजेस होती हैं। फिजिकल चेंज हो तो केमिकल पे फर्क नहीं पड़ता, सही है। केमिकल चेंज हो जाए तो फिर वो वापस अपनी असली हालत में नहीं आ सकती, उसकी ज़ाहरी शक्ल ही बिगड़ जाती है। मिसाल के तौर पे भी बताएगा, ये देखें, अगर हम पानी के अंदर नमक मिलाते हैं तो ये कौन सी चेंज है, पानी के अंदर नमक मिलाना।
ये फिजिकल चेंज है, सही है। हम अपने हाथ से नमक डालते हैं पानी में, उसके बाद हम चाहें तो नमक और पानी अलग भी कर सकते हैं। पानी को उबालें, पानी जो है वो मिसाल तौर पे इवेपोरेशन का प्रोसेस है, वो हम आगे बढ़ेंगे, पानी उड़ जाते हैं उसमें, फिर साल्ट रह जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, साल्ट अलग। फिजिकल चेंज हमेशा जो है ना वो रिवर्स हो जाती है। यानी कि आपने, आपके हाथ में पेन है, आपने उसको तोड़ दिया, दोबारा आप उसको जोड़ सकते हैं जिस तरह भी चाहिए। उसकी शक्ल जो है ना वो असल उसकी जो खसूसियात है पेन की, वो खत्म नहीं होगी तोड़ने से, सही है। वो फिजिकल चेंज है। हाँ, अगर आप पेन को जला दें, पेन जल के कोयला बन गया, वापस नहीं आ सकता अपनी असली हालत में, वो केमिकल चेंज होगी उसके साथ, सही है। केमिकल चेंज हमेशा जलाने से होगी किसी चीज को, सही है। फिजिकली जलाने से, सही है। उस चीज को आप जला दें, लकड़ी को जला दें, कोयला बन गई, वो अब अपनी असली हालत में नहीं आ सकती। अलबत्ता आप लकड़ी से फर्नीचर बना दें, उसी को जो है काट के इस तरह करके, वो फिजिकल चेंज है। वो लकड़ी अपनी उसकी खसूसियत बरकरार है। इसलिए फिजिकल और केमिकल चेंज को समझने के लिए दो चीजें हैं। एक ये है कि जो केमिकल चेंज है वो रिवर्स नहीं हो सकती कभी भी। अब आगे बताएगा केमिकल चेंजेस कौन सी हैं, फिजिकल मजीद, सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की तीन किस्में, एक किस्म से दूसरी किस्म में चेंज जो होती है वो कैसे होती है, सही है। वो अब बता रहे हैं। देखिए, मादे की तीन किस्में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का जहां भी जिक्र आया आप उससे बर्फ मुराद ले लें, बर्फ, आइस, सही है। जमी हुई जो बर्फ होती है वो सॉलिड होती है, ठोस होती है, सही है, पानी की शक्ल में नहीं होती। अब मिसाल के तौर पे जमी हुई बर्फ सॉलिड है, आप कहें कि मैं इसको पानी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, इसकी शक्ल, इसकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में करना चाह रहा हूँ। आप बर्फ को देखें, प्रैक्टिकल चीज है, हमेशा प्रैक्टिकल देखा करें, आपका मसला हल हो जाएगा। बर्फ को आप कैसे पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं? पिघलाएंगे ना, और तो हाल नहीं है उसका। उसको बाहर रखेंगे, पिघलेगी, पानी बन जाएगी। पिघलाने को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। इसलिए आपसे अगर ये पूछे कि आइस को पानी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मेल्टिंग है, सही है। या फिर पूछे कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फिर भी क्या है, मेल्टिंग है। सॉलिड हमेशा जब आया आपने आइस, और लिक्विड जब आया पानी की मिसाल लेनी है। आप आराम से समझ जाएंगे चीजें, अब आगे मजीद आपको क्लियर होंगे। अब आप कहें कि मैं दोबारा पानी को बर्फ बनाना चाह रहा हूँ, लिक्विड को दोबारा मैं सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको, फ्रीज फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजिंग कहते हैं उसको। देखें कितना आसान है, आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। फिर आप कहें कि जी मैं अब लिक्विड को, पानी को गैस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तीसरा गैस है ना। पानी को आप कहें कि मैं बुखारात बनाना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने देखा होगा, पानी चूल्हे के ऊपर रखा हुआ हो तो वो उड़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर बाद जब बॉयल हो तो बुखारात बन जाते हैं, उसको गैस कहते हैं। गैस की बात जहां भी आएगी आप उससे बुखारात मुराद लेंगे, वाटर वेपर से ये। अब पानी को आप बुखारात कैसे बना सकते हैं? मैंने अभी बताया, चूल्हे के ऊपर रखेंगे, उसमें से वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग, किसी चीज को बॉयल करना, सही है। देखें तीनों कितनी आसान है। फिर चौथी क्या है? चौथी एवोपरेशन जो है ना, वो भी बॉइलिंग की तरह ही है, उसमें भी पानी गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये ऑपरेशन का प्रोसेस बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये घर में आप नहीं, आप कहें कि चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो ये किस किधर होता है? ये होता है सूरज, इसमें सूरज की इन्वॉल्वमेंट होती है ज्यादातर। मिसाल तौर पे समुंदर है, सही है, समुद्र में पानी है, उसके ऊपर सूरज पड़ता है। अब आप ये भी समझेंगे बारिश कैसे होती है। देखिए, हर चीज को प्रैक्टिकल आपने देखना है। बारिश कैसे होती है? मिसाल तौर पे जमीन के ऊपर जो पानी है, हम उसको इस्तेमाल करें खत्म नहीं हो रहा, ये अल्लाह ताला ने साइकिलिंग का प्रोग्राम रखा है, सही है। जो समुद्र का पानी है, सूरज उसके ऊपर पड़ता है, मैंने आपको बताया था लिक्विड, समुद्र का पानी लिक्विड है ना। तो समुद्र जब उसके ऊपर पड़ता है, उसकी तपिश होती है, वो उसको ऊपर उठाता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है, वेपर्स में। हमने बताया था जब हीट मिलेगी, बॉयल करेंगे तो क्या होगा, बुखारात बनेंगे। तो सूरज भी जब पड़ेगा, सूरज की तपिश पड़ेगी पानी की, तो उसको उठाएगा नहीं, उससे उठाएगा, सही है। तो वो होती है ऑपरेशन, वही पानी ऊपर जाएगा खला में, वेपर्स बन के, वेपर्स हल्के होते हैं, गैस होती है, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है? गैस का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, वेपर्स जो हैं दोबारा पानी बन जाएं। ये आपने देखा होगा, ये गिलास है, उसकी मिसाल भी दे रहे हैं, आपने ठंडा पानी अगर पी रहे हो, आपने हमेशा देखा होगा गिलास के बाहर कतरे आपको नजर आएंगे। वो कतरे जो है ना, वेपर्स हवा में मौजूद रहते हैं, बुखारात, सही है।
वो हवा में मौजूद रहते हैं, आपको बेशक नजर ना आए, गैस आपको नजर नहीं आती, हमने कहा था। जब वो ठंडे पानी के गिलास से लगेगी, ठंडे पानी के गिलास से लगेगी, ये आप पहले मैं आपको सूरज की मिसाल देता हूँ। सूरज ने पानी उठा लिया ऊपर, वेपर्स बना के। ऊपर का दर्जा हरारत कितना ठंडा होता है ऊपर, जब जिधर बादल होते हैं, सही है, उधर वेपर्स जाएंगे। उस दर्जा हरारत में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, ठंड होगी, वही वेपर्स जो है दोबारा पानी बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे, फिर बादल की शक्ल में नीचे आ जाएंगे, सही है, दोबारा बारिश होगी, फिर सूरज आएगा, फिर पानी उठाएगा समुद्र से। ये ऑपरेशन है ऊपर उठाने का अमल। लिक्विड को गैस बना के उठाने का अमल ऑपरेशन है। ऊपर जाके गैस दोबारा कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, फिर पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में हमें मिलती है, वो कंडेंसेशन है, इसमें फर्क रखने हैं। अब देखें, हमने सॉलिड से लिक्विड भी पढ़ लिया, लिक्विड से दोबारा दोबारा सॉलिड कैसे होता है वो भी पढ़ लिया, फिर लिक्विड से गैस में कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया। दो तरीके हैं, फिर गैस दोबारा लिक्विड में कैसे होगी वो भी हमने पढ़ लिया। पांच चीजें हमने पढ़ी हैं, बहुत आसान आसान है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें आराम से याद होंगी, आपको इसमें रटे की जरूरत ही नहीं है। मिक्सचर और सोल्यूशन अगली चीज है। मिक्सचर किसको कहते हैं और सोल्यूशन किसको कहते हैं, सही है। मिक्सचर किसी चीज को मिक्स कर देना, दो तीन चीजें लेके उसको मिक्स कर देना आपस में, नाम से जाहिर। और सोल्यूशन, सोल्यूशन आगे हम पढ़ते रहेंगे, जिस तरह आप पानी सॉल्वेंट होते हैं, उसके अंदर सलूट डालेंगे, कोई भी चीज, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, वो सोल्यूशन बन जाएगा, सही है, पानी और नमक का। मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर, मिक्सचर में आगे दो टाइप्स ही हैं, सही है। मिक्सचर और सोल्यूशन का फर्क मैं आपको समझाता हूँ, सही है। पहले आप पानी, चले पानी का समझ लें। अगर आप सलूट, कोई भी चीज है, शुगर, साल्ट, मैंने आपको बताया, चीनी या नमक आप पानी में डालेंगे तो वो, ये सलूट, इसको हम सलूट कहेंगे। जो चीज डाली जाती है पानी में वो सलूट होती है। जिस चीज में डालते हैं अक्सर पानी ही होता है, लेकिन और भी हो सकते हैं, जूस भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कोई चीज भी हो सकती है, वो सॉल्वेंट होते हैं। इन दोनों से जो चीज बनेगी वो सोल्यूशन होते हैं। सलूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं। इस चैप्टर में फिलहाल इतनी ही है, अगले चैप्टर में हम मजीद भी पढ़ेंगे कि सलूट और सॉल्वेंट कौन सा डिल्यूट सोल्यूशन होता है, कौन सा कंसंट्रेटर होता है, सही है, जिसमें थोड़ा सा सलूट डालते हैं, जिस तरह सेब का सिरका कहते हैं, बहुत थोड़ा, आधी चम्मच डालें पानी में। जिसमें सलूट बहुत थोड़ा होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, उसको कहते हैं डाइल्यूट करें उसको। जिसमें सलूट ज्यादा होगा, चीनी आप बेताशा अगर पानी में डालें तो वो कंसंट्रेटर। चलिए, ये अगले चैप्टर की चीज है, अगली क्लास की, मैंने आपको भी बता दी है, ताकि दोबारा हम वहां जाएंगे तो आपको याद भी आ जाएगी। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर देखें दो तरह के हो सकते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर में एक तो ये है ना कि ज्यादातर जो है वो फिजिकल चीज कंबाइन होती है। मिसाल के तौर पे आप जो है दो तीन चीजों का मिक्सचर बना दें। ड्राई फ्रूट्स हैं, सही है, ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बादाम ले लें, थोड़े से जो है वो क्या कहते हैं, थोड़े से अखरोट ले लें, सही है, काजू पिस्ता, सबका मिक्सचर बना दें। तो वो मिक्सचर, एक तो मिक्सचर होगा, वो कहते हैं मिक्सचर में क्या होते हैं, उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज बरकरार रहती हैं। बादाम बादाम ही रहेगा, अखरोट अखरोट ही रहेगा, ठीक है। आप चीनी भी पानी में डाल के उसको अलग कर सकते हैं, हमने कहा था, नमक भी अलग कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, उसमें आपको पानी को उड़ाना पड़ेगा उससे। लेकिन ये तो आप अपने हाथ से डाल के हाथ से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर में दो चीजें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इनका आपने फर्क समझना है। होमोजीनियस वही आ जाएगा जिसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन भी कहते हैं, जिसमें पानी में शुगर डाल दी या नमक डाल दिया, सही है, जिसमें वो हाल हो जाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो है जिसमें मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स की मिसाल दी है, सही है, जिसमें चीजें जो है सामने नजर आ रही होती हैं, आपने हाथ से आप डाल सकते हैं, हाथ से उसको अलग भी कर सकते हैं, सही है, वो हेट्रोजीनियस होते हैं, सही है। होमोजीनियस को सोल्यूशन देखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो कॉल्ड सोल्यूशन। जब भी होमोजीनियस का आ गया तो उसका मतलब है सोल्यूशन की बात करें, नमक पानी या चीनी पानी की बात करें। हेट्रोजीनियस की बात आ गई तो ऐसी बात करें जिसमें उसकी अपनी अपनी वो जो है खसूसियात बरकरार रहेंगी, सही है। अब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस की, मैंने आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की मिसाल भी दे दी है, सही है। अच्छा, फिर देखें, ये कह रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो फिजिकली अलग भी कर लें आप उसको। फिजिकली अब आप अलग किसको कर सकते हैं, मिसाल तौर पे कहते हैं सलाद, सैलेड, अपनी जुबान में सलाद आप कहते हैं, उसमें बहुत सी चीजें आपने डाली होती हैं, टमाटर, सही है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, गोभी होती है, टमाटर होते हैं, ये सीड्स होते हैं, सही है, बीज होते हैं। आप इनको सलाद में अलग अलग कर सकते हैं अपने हाथ से, सही है। इस तरह नहीं है कि बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और सारे एक दूसरे में गड़, इस तरह नहीं होता, सही है। अब आपको समझ आ गई होगी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस की। अब देखें,
हेट्रोजीनियस में कहते हैं कि पानी में भी कुछ चीजें आप डालें, पत्थर डालें आप पानी में, वो हाल तो नहीं होगा, पत्थर हाथ से निकाल दें दोबारा। सही है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो है जब आप अपने हाथ से डालते हैं, अपने हाथ से उसको अलग भी कर सकते हैं। अब इसका फर्क आपको समझ आ गया होगा। सही है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस बहुत आसान है। हर चीज को प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें। आप पेपर में बैठेंगे आपको चीजें याद आ जाएंगी कि हमने इस देखें आगे, ये मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाला है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। थोड़ी सी अमाउंट होगी सोल्यूट की, जिस तरह सिरके की मिसाल आपको दी है पानी में, वो डाइल्यूट होगा, उसको कहते हैं बस डाइल्यूट करें, उसको डाइल्यूट लाजमी करें। सिरका थोड़ा सा डालें, पानी ज्यादा हो उसकी वजह यह है कि वो आपके दांत भी खराब कर सकते हैं, गले का मसला हो सकता है, सख्त होती है। जो चीज सख्त होगी उसको हम सिर्फ डाइल्यूट करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी मकदार डालेंगे। और बाकी कंसंट्रेटेड जिसमें आप बहुत ज्यादा सोल्यूट डाल देते हैं, सही है। किसी को मीठा, मीठा वैसे अच्छा तो नहीं है, लेकिन किसी को शौक हो तो बेताशा चीनी डाल के पानी में पी ले, तो वो हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया उसने। सही है। ये देखें, ये बता रहे सोल्यूशन हैविंग माइनर, माइनर कहते हैं थोड़ी सी मकदार हो तो डाइल्यूट होते हैं, और मेजर, मेजर कहते हैं ज्यादा हो तो कंसंट्रेटेड होते हैं। सही है। मसाले आप इसकी बेताशा दे सकते हैं। अब केमिकल चेंजेस क्या है, फिजिकल, अब मैंने आपको कहा था फिजिकल चेंजेस, ये सारी फिजिकल थी। सही है। फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा था वो होती है जो, ठीक है, हम उसको जो भी प्रोसेस करें हम उसको रिवर्स कर सकें। सही है। पानी को उड़ा देंगे तो वो उसमें से साल्ट बच जाएगा, तो वो है फिजिकल चेंज। ये सही है। फिर फिजिकल के अंदर वो अलग बात है कि हेट्रो है या होमो है, वो होमोजीनियस है। सही है। मिक्सचर। केमिकल दो ही चीजें आपने याद रखनी है। सही है। बहुत मोटी मोटी चीजें हैं, या कोई चीज मुरझा जाए, डिके कहते हैं उसको, मरना। हम इंसान जिस तरह मर जाते हैं, डेथ होती है, इस तरह ये देखें, पत्ता मुरझा गया, ये अब अपनी असली हालत में कभी वापस नहीं आ सकता। ये इसकी जिस तरह इंसान मर के दोबारा आप कहेंगे इंसान को जिंदा करते हैं तो नहीं हो सकता, तो ये भी इस तरह सेब खराब हो गया, डिके हो गए, ये अपनी असली हालत में नहीं आ सकता। ये केमिकल प्रोसेस हो गया इनके साथ से, ये केमिकल चेंज आ गई है इनमें। या दूसरी केमिकल चेंज मैंने आपको पहले मिसाल दी, किसी चीज को जला दें। बॉइलिंग अलग चीज है, बॉइलिंग में आप उसको फिजिकली नहीं जलाते, हीट दे रहे होते हैं नीचे से। किसी चीज को फिजिकल जलाने का मतलब है लकड़ी को पकड़ के आग लगा दें। देखें, ये बता रहे बर्निंग क्या होती है। अब लकड़ी को आपने आप आग लगा दी तो अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकती। और तीसरी चीज है किसी चीज को जंग लग जाना। अब पौधा मुरझा जाता है, इंसान मर जाता है, जानवर मर जाता है, लेकिन ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो बेजान चीजें हैं, इनको जंग ही लग सकते हैं। सही है। अब आयरन है, लोहा, उसको जंग लग गया, ये भी केमिकल चेंज है, ये आयरन अब कभी ठीक नहीं हो सकता। और जंग लगता कैसे है, इसको भी आपने सुना होगा, लोहे को जंग लग गया, लेकिन आज तक उसका केमिकल प्रोसेस आपको नहीं पता होगा। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आयरन जब भी दो चीजों से मिलता है, एक उसके ऊपर पानी लग जाए, और दूसरा हवा तो होती है यार, टाइम हवा में अगर वो खुला हो तो उसको जंग लग जाता है। ये आपने याद रखने, आगे दोबारा आएगा ये। लोहे के साथ ऑक्सीजन और पानी में मिक्स हो जाए तो उसको जंग लगा देती है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोहे वाली चीजें हैं उनको पेंट करते हैं, आपने देखा होगा दरवाजे लोहे के पेंट करते हैं ताकि उसको पानी और हवा से बचाएं, उसको जंग ना लगे। सही है। अच्छा, डिफरेंस आप बता रहे हैं, दोबारा हमने डिफरेंस बहुत समझ लिया है केमिकल और फिजिकल का। केमिकल में तीन ही चीजें थी, बर्निंग, डिकेइंग और रस्टिंग, जंग लग जाना। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं। देखें, बहुत आसान आसान और बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। सही है। अब अगला चैप्टर है जो, उसका नाम है, इसमें कुछ चीजें हम पढ़ के भी आ गए हैं, लाइट एंड साउंड में। जिस तरह मैंने आपको बताया था, लाइट जिस चीज से गुजरती है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। पीछे हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाले चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस की मिसाल दी थी कि शीशे के अंदर से लाइट आती है। शीशा है, उसके अंदर से लाइट आ रही है, उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। जो लाइट मुकम्मल अंदर आ जाए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सही है। शीशे की मिसाल लें। जिसमें से लाइट अंदर नहीं आ सकती उसको अपेक कहते हैं, अपेक। दीवार के अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती, उसको हम कहेंगे अपेक। और जिसमें से थोड़ी सी आ सकती है, थोड़ी सी नहीं आ सकती, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट का फर्क याद रखना है। ट्रांसपेरेंट से मुकम्मल आती है, ट्रांसलूसेंट से थोड़ी सी। जिस तरह पर्दा है, पर्दा ना मुकम्मल लाइट को रोकता है और ना मुकम्मल उससे आती है, आधी आती है आधी रुक जाती है। सही है। अब सबसे पहले आपने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का फर्क करना है। ल्यूमिनस वो चीजें होती हैं जिसकी अपनी रोशनी होती है, अपनी जाती रोशनी होती है, जिस तरह सूरज है। नॉन ल्यूमिनस वो चीजें होती हैं जिसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो मुस्तहार और से रोशनी ले रहे होते हैं। जिस तरह चांद का कहते हैं चांद की अपनी रोशनी नहीं होती।
वो बेशक आप हमें चमकता हुआ नजर आता है, वो सूरज से लेयर होते हैं वो रोशनी से। ये अब आपको इनका भी फर्क समझ आ गया होगा, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस तो क्या फर्क है। ये नॉन ल्यूमिनस की उसने चीजें डाली हुई है, कोई भी पूछ सकते हैं। देखें चांद, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नॉन ल्यूमिनस है। कुर्सी, कुर्सी की अपनी रोशनी नहीं है, इंसान की अपनी रोशनी नहीं है, इनके ऊपर रोशनी पड़ती है, सही है। आपको कहता है कि इसमें से टिक करें कौन कौन सी नॉन ल्यूमिनस है, इसमें चांद पे टिक करने, इसकी अपनी रोशनी है, सही है, ऑयल लैम्प जल रहे हैं, सही है। तो बहुत आसान चीजें हैं। ट्रांसपेरेंट ओपेक मैंने आपको पहले ही बता दिया, इससे रोशनी मुकम्मल आती है, इससे बिल्कुल नहीं आती। दीवार की मिसाल दी है, इससे आधी आ जाती है, आधी नहीं आती, सही है। अब देखें, यही चीजें आपको बाद में भी काम आएंगी, ये आपने इनका फर्क लाजमी याद रखने हैं। अब मिसाल दे रहे हैं कि इसमें से ट्रांसपेरेंट कौन सी है। ये ट्रांसपेरेंट है, शीशे में से रोशनी मुकम्मल आती है। डोर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, इसमें से रोशनी बिल्कुल दाखिल नहीं होती, दरवाजा बंद कर ले अंधेरा हो जाता है। ये आपने खुद करने हैं, मैं आपसे पूछूंगा। पर्दे का मैंने बता दिया, आधी आती है, आधी नहीं आती। बाकी चीजें आप देखें आसान आसान है। दीवार, दोबारा आ गई है। टिश्यू, इसमें से आती है नहीं आती, ये आपने खुद अपने तौर पे करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको पता लगे कि आपको समझ आ गई है मुकम्मल ये नहीं, सही है। इनमें से कौन सी चीजों से रोशनी गुजर जाती है, कौन सी नहीं गुजरती, सही है। या फिर कहते हैं लाइन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। रोशनी हमेशा सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सही है। उल्टी सीधी नहीं करती, बिल्कुल सीधी। ये याद रखने पूछ सकता है, लाइट किस तरह ट्रेवल करती है। अच्छा, अब देखें शेडो कैसे बनते हैं। अब देखें, ये इतने मजे की चीजें हैं, सारी प्रैक्टिकल चीजें आपने हमेशा देखी होंगी, लेकिन उस पे उसकी साइंस नहीं समझी होगी। साया कैसे बनता है, उसकी साइंस समझा रहे हैं आपको। कहते हैं लाइन सीधी ट्रेवल करती है जब वो पड़ती है नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे। जिससे गुजर गई वो तो गुजर गई, सही है। शीशे से गुजर गई, गुजर गई। आप देखें, आगे आपको डायग्राम भी बना के बताएगा, कितनी आसान आसान वो करके कितनी चीजें आपको समझा रहे हैं। इसकी डायग्राम अगले चैप्टर में है या इसमें है, कहीं उसने डायग्राम से भी समझाया हुआ है। शायद वो अगले अगली उसमें आ जाएगी। लेकिन इस फिलहाल आप ये समझें कि शेडो कैसे बनता है। जब लाइट ऐसी चीज के ऊपर पड़ेगी जिससे वो गुजर नहीं सकेगी, जिससे गुजर गई तो गुजर गई, जिससे नहीं गुजर सकेगी उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट वापस आ गई, पीछे बाउंस बैक होगी, नहीं गुजर सकती, वापस आ गई। जिस तरह इंसान के ऊपर पड़ेगी, जिस तरह दीवार के ऊपर पड़ेगी, जिससे नहीं गुजर सकती, जो अपेक होंगे, जिसको हमने पढ़ा था अपेक, जिससे नहीं गुजर सकती, जब वापस आएगी उसका साया बना देगी। उससे गुजर नहीं सकेगी, पीछे उसका साया बना देगी। अगले चैप्टर में उसने डायग्राम से भी आपको समझाया हुआ है। इंसान का साया बनता है, दीवार का बनता है, ऐसी चीजों का बनता है जिससे वो नहीं गुजर सकती, सही है। जिससे गुजर गई उसका साया कभी भी नहीं बनाएगी। साया ऐसे बनता है, दो चीजें समझनी है। एक लाइट रिफ्लेक्शन होती है, उसमें नहीं गुजर सकती, वापस आ जाती है, उसका साया बना देती है, ये देखें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है साया बनने में, ये पूछ सकते हैं आपसे। साउंड, अच्छा इसमें इतनी है, बाकी आगे डिटेल में भी बताएगा इसकी, सही है, लाइट दोबारा आएगी। साउंड क्या है, साउंड, साउंड के वाले से चौथी चैप्टर में आपने पढ़ा था, हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से पैदा होते हैं, सही है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हमारे कान तक पहुंचते हैं हवा के जरिए। हवा जो है उसमें मीडियम होता है साउंड में। साउंड में जो है वो हवा मीडियम होता है, सही है। और लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको समझा दी। अब साउंड में भी रिफ्लेक्शन समझाएगा, सही है। कहते हैं कि साउंड जो है ऐसी, जब आपने हमेशा, मैं आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ। पहले तो उसने साउंड की रफ्तार बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपने ये समझना है। जो आवाज होती है वो सबसे तेज सॉलिड से गुजरती है, सही है। सख्त चीजों से, जिस तरह आयरन है 5,000 मीटर पर सेकंड से गुजरती है। पानी से वो सॉलिड के मुकाबले में कम स्पीड से गुजरती है, 1500, यानी कि उसका तीसरा ऐसा कर दें 5,000 का। और एयर में मजीद पांचवा ऐसा इसका कर दें तो हवा में सिर्फ 340। हवा में साउंड की रफ्तार सबसे कम होती है, सही है। आप ये ना कहें कि हवा में लाइट तेज ट्रेवल करती है, साउंड हवा में बहुत कम ट्रेवल करता है, सही है। एक खास हद तक आप आवाज करें तो जा सकते, उससे आगे वो खत्म हो जाती है। अलबत्ता पानी में ज्यादा दूर तक जाती है, सही है। और ये जो लोहा होता है, सख्त चीज होती है, इससे इससे ज्यादा होती है ये। इसीलिए पहले पहले लोग जो है वो कहते हैं ना कि पुराने जमाने में फौजें आ रही होती थी तो जमीन के ऊपर इस तरह कान लगा के सुनते थे, क्योंकि हमेशा ये जो आवाज है ये सख्त चीज में ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है, सही है। और पहले पहुंच जाती है, सही है। इंसान के पहुंचने से भी पहले पहुंच जाती है आवाज। अच्छा, इसमें ये तीनों नोट कर लें आप। ये पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करती है, ये भी पूछ सकते हैं कि पानी में
एयर के मुकाबले में कितनी ज्यादा है, तो पांचवा हिस्सा है, 5% ज्यादा है, 300 और 1500 का 5, और इस तरह आयरन में पानी के मुकाबले में 3% और ज्यादा है, 300%, यानी कि 3 गुना, और इसके मुकाबले में तो बेतहाशा ज्यादा है, इसका निकाल भी सकते हैं आप मैथ से। अच्छा, बाकी उसने बताया हुआ है, पीछे पढ़ा है, बहुत आसान चीज है। साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से पैदा होती है, सही है। हमारे कानों तक हवा के जरिए पहुंचती है, हवा उसमें मीडियम है, सही है। अच्छा, इको, इस चैप्टर में शायद इको, या इस चैप्टर में या अगली बुक में इसमें हुआ, तो हम अभी पढ़ लेते हैं, बहुत आसान चीज है। इको किसको कहते हैं? इसमें अगर नहीं भी है तो मैं आपको जुबानी बता दूंगा। जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था कि लाइट जिस चीज से नहीं गुजरती वापस आ जाती है, साया बनाती है। इसी तरह आपने देखा होगा साउंड भी वापस आता है, आवाज भी वापस आती है। आप कहते हैं कि आवाज, अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है, जिस तरह पहाड़ों पे अक्सर होता है, उसको हम कहते हैं इको ऑफ साउंड। ECHO अगली क्लास में आएगा, आप दोबारा पढ़ेंगे। अभी चलें, लाइट के साथ पढ़ने में आपको आसानी ये हो जाएगी कि लाइट रिफ्लेक्शन होगी तो साया बनाएगी, साउंड रिफ्लेक्शन होगा तो आपको दोबारा सुनाई देगा, सही है। जिस तरह, अच्छा आप अभी कहेंगे कि पिछले, अच्छा ये पिछली क्लास में मेरे ख्याल से हमने इको पढ़ा है, सही है, आपने शायद देखा होगा, क्योंकि मैंने तो 8वीं तक सारी तैयारी कर ली है। ये चीजें वापस वापस आ रही हैं, तो उसमें कुछ चीजें हमने पहले पढ़ी हैं, कुछ बाद में ये आती जा रही हैं, सही है। तो बहरहाल इको जहां भी आएगा, तो इको के लिए मैंने आपको बताया था, आप कहेंगे कि दीवार हम बात कर रहे हैं तो दीवार से वापस क्यों नहीं आ रही लग के। उसमें 17 मीटर का शर्त है, 17 मीटर मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, 60 फुट के करीब बनते हैं, सही है। ये देखें, वही दोबारा उसने पूछ लिया कि लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है। हम पढ़ के आए हैं सीधा स्ट्रेट लाइन में, सही है। ये एक्सरसाइज आप खुद करें, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद करें, सही है, बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगी। इसमें से पेपर ज्यादा आता नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ये तो समझ आ जाएगी कि आपने कितना सीख लिया। स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होती है, हम पढ़ के आ गए हैं पीछे। पानी, पानी में दरमियानी होती है, एयर में बिल्कुल कम होती है, इसमें सख्त चीज में जो मेटल की वायर है या इसमें सबसे ज्यादा होती है, सही है। फिर कहते हैं, चलें मैं अब आपको बताऊंगा तो फिर आप उस तरह सीख नहीं सकेंगे, सही है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। आगे वो पूछा था नॉइस, नॉइज कहते हैं खराब आवाज को, सही है। कुछ आवाजें अच्छी होती हैं, जिस तरह परिंदों की चहचहाने की आवाजें हैं, सही है। इस तरह कुछ आवाजें हल्की होती हैं, कुछ भारी। ये सारे हम अगले चैप्टर में जब साउंड का जिक्र आएगा तो दोबारा पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, इसमें देखें हमने 3 चैप्टर अभी तक पढ़ लिए, बहुत आसान आसान थे, और प्रैक्टिकल चीजें थी, सही है। हर चीज को आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या कुछ है, सही है। तो बहरहाल 3 चैप्टर आज हमारे हो गए। बाकी हम जो है वो अब अगली क्लास में 4 पढ़ेंगे, और इस तरह हमारा जो है वो हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। साइंस फिफ्थ भी मुकम्मल हो जाएगी। फोर्थ हमने पहले 3 लेक्चर में मुकम्मल कर लिए, फिर फिफ्थ हो जाएगी, फिर हम सिक्स पे जाएंगे, सही है। तो चीज़ें वही आती हैं, मैंने कल भी बताया था, पहले फोर्थ मुकम्मल करें तो फिर फिफ्थ पे जाना है, फिफ्थ मुकम्मल करें तो सिक्स पे जाने हैं। अब देखें, जो फोर्थ में साउंड के वाले से पढ़ के आया होगा उसको चीज़ मुश्किल नहीं लगी होगी, वही चीज़ें आ रही हैं बार बार। तो इसलिए आपने तरतीब में चलने, पेन पेंसिल रजिस्टर पा सकते हैं। कुछ चीज़ें देखें, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, चीज़ें आसान करके, वो तो आपको याद